हाँ आ जाओ फटाफट फटाफट जुड़ जाइए भैया। हाँ, हम लोगों ने जेनेटिक्स में स्टडिंग का उसका जो बेसिक था वो देखा था, जेनेटिक्स का डेफिनेशन देखा था। जेनेटिक्स के अंदर हमने देखा था कि जो समानता और भिन्नता होती जिसको हमने हेरिडिटी और वेरिएशन कहा था, उसको भी हमने समझा था। वेरिएशन कितने प्रकार के होते हैं वो भी हम लोगों ने देखा था। अब हम शुरू करते हैं। जेनेटिक्स को पढ़ने से पहले हमको कुछ टर्मिनोलॉजी का उपयोग करते आना चाहिए। क्यों? क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपको टर्मिनोलॉजी से पूछा गया है। यहाँ से अधिकतर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन टर्मिनोलॉजी से ही पूछा जाता है ना समझ में। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले ये 15-20 जो टर्मिनोलॉजी जिनका उपयोग जेनेटिक्स में बहुत होता है, बार बार होता है, तो ये टर्मिनोलॉजी है क्या, पहले हमको इसको समझना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं जीन को। तो जीन क्या होता है ये कई बार मैं आपको बताया हूं, क्लियर। जब सेल हम लोगों ने पढ़ा था तो सेल में भी हम लोगों ने जीन को देखा था भैया कि जो डीएनए का जो सेगमेंट होता है उसी को क्या कहा जाता है, जीन। और जीन किसका बना होता है, तो जीन आप सभी को पता है न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन का बना होता है। 4 प्रकार की हमने हिस्टोन प्रोटीन पढ़ी थी, क्लियर। H2A, H2B, H3 और H4, 4 प्रकार की हमने हिस्टोन प्रोटीन पढ़ी थी। ये कहाँ पर पाया जाता है, तो जीन जो पाया जाता है ये क्रोमोसोम पर। क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र पर, केंद्रक में, आया ना समझ में। और केंद्रक के अलावा केंद्रक के बाहर भी 2 ऐसे स्थान है जैसे क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। मतलब क्रोमोसोम के अलावा, मतलब केंद्रक के बाहर कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म में भी कुछ मात्रा में डीएनए होता है। तो सीधा हम अगर बोले तो जीन क्या होता है, तो जीन होता है डीएनए का टुकड़ा या खंड। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले भी हम लोगों ने सेल में भी इसको डिटेल में पढ़ा था। तो जो पूरा का पूरा जो जेनेटिक्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है, जीन पर। क्यों? क्योंकि जीन को ही क्या कहा जाता है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब वंशागति की इकाई कहा जाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण ले जाता है वो कौन ले जाता है, जीन ही क्या करता है, वो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। मतलब ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, मतलब एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जो लक्षणों को ले जाने का कार्य करता है वो जीन ही करता है। तो जीन जो होता है, जीन को हम आनुवंशिकता या इनहेरिटेंस की इकाई कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि आनुवंशिकता या इनहेरिटेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, तो वो होती है जीन। जीन क्या होता है, तो डीएनए आपने सबने पढ़ा भैया, डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स पढ़ाया था मैंने आपको, कब, सेल के अंदर। तो डीएनए जो होता है, डीएनए का जो टुकड़े होते हैं, अलग अलग जो टुकड़े होते हैं उन्हीं को कहा जाता है जीन, आया ना समझ में। और जीन हमेशा ट्रिपलेट होता है, ये भी हम लोगों ने देखा था भैया। जेनेटिक कोड जो होता है, जो कि एक कोड एक जीन को दर्शाता है, तो जो जेनेटिक कोड होता है वो ट्रिपलेट होता है, तो जीन भी क्या होता है, वो ट्रिपलेट ही रहेगा, ध्यान रखना। तो जीन को आनुवंशिकता की इकाई कहते हैं और ये गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, मतलब क्रोमोसोम्स पर पाए जाते हैं। लेकिन एक बात मैं कई बार आपको बताया हूं कि क्रोमोसोम के अलावा भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए या जीन भी पाया जाता है। वो केवल कोशिका के ऐसे 2 कोशिकांग है जहां पर मिलता है। कौन से सेल ऑर्गेनल्स हैं, फटाफट बताइए, कौन से सेल ऑर्गेनल्स में मिलता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए या एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल, जो कि साइटोप्लाज्म में होता है। कौन से ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं, फटाफट बताइए भैया। किसमें हम लोगों ने पढ़ा था, सेल के अंदर हमने बिल्कुल डिटेल में पढ़ा था, जिनको हम क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स। किसको कहते हैं, फटाफट बताइए। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स किसको कहा जाता है, कौन से ऐसे कोशिकांग हैं जहां पर डीएनए आपको मिलेगा लेकिन वो लाइनर या रेखीय नहीं होता है, वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है। कैसा डीएनए होता है, सर्कुलर होता है। बताइए फटाफट, वॉइस और वीडियो क्लियर आ रहा है ना। केंद्रक या न्यूक्लियस के बाहर भी आपने देखा था कि आनुवंशिक पदार्थ या जेनेटिक मटेरियल होता है। वो कहाँ पर मौजूद होता है, वो होता है, फटाफट बताइए, मैंने बताया आपको, जिनको हम सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स भी कहते हैं। उनमें स्वगुणन या सेल्फ मल्टीप्लिकेशन की कैपेसिटी होती है। कौन से ऐसे हैं सेल ऑर्गेनल्स, बताइए।
हाँ महक जी बिल्कुल। कौन से ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जिसमें न्यूक्लियस के अलावा डीएनए पाया जाता है? मतलब जेनेटिक मटेरियल मेनली तो न्यूक्लियस में होता है, केंद्रक में होता है, लेकिन केंद्रक के अलावा भी हम लोगों ने देखा है कि केंद्रक के अलावा भी या न्यूक्लियस के अलावा भी हम लोगों ने जेनेटिक मटेरियल पढ़ा था। वो कहाँ पर मिलता है? तो वो मिलता है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में। इनमें सेल्फ मल्टीप्लिकेशन की कैपेसिटी होती दोनों में, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स भी कहते हैं। तो ये कई बार हम लोगों ने पढ़ा है, तो यहाँ पर ध्यान रखना। वैसे अगर देखें तो जो जीन है वो मोस्टली सेल में कहाँ पर पाए जाते हैं? तो वो क्रोमोसोम्स पर पाए जाते हैं। हम लोगों ने देखा था क्रोमोसोम पर ही जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसको हम डीएनए कहते हैं, और डीएनए के जो सेगमेंट या टुकड़े जो होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। तो कुल मिलाकर जीन कहाँ पर है? क्रोमोसोम्स पर पाए जाते हैं। यह किसी जीव के एक जैविक लक्षण का निर्धारण करते हैं। हाँ, ये जो जीन होता है वो किसी भी जीव, कोई सा भी ऐसा ऑर्गेनिज्म, अगर उसके एक बायोलॉजिकल कैरेक्टर को फिक्स्ड करना है तो वो करने का काम कौन करता है? वो करता है जीन। एक जीन एक कार्य को करता है। आया ना समझ में? पूरे जीवन में एक जीन, वैसे हमारे अंदर खरबों अरबों खरबों जीन्स हैं, तो एक जीन एक टाइम पे केवल एक ही फंक्शन या कार्य करता है। इसीलिए हम लोग पुराने चैप्टर में पढ़े हैं कि जीन की जो फंक्शनल यूनिट होती है या कार्यात्मक इकाई होती है वो क्या होती है? सिस्ट्रोन। आया ना समझ में? मतलब प्रत्येक जीन एक कार्य, एक फंक्शन के लिए उत्तरदायी होता है। तो किसी भी जीव या ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी एक लक्षण को डिटरमाइन करने के लिए, दर्शाने के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। इस चीज को ध्यान रखना। मेंडल को जीन के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। वो जानते तो थे कि कोई ना कोई ऐसा फैक्टर या कारक है जिसके कारण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो कैरेक्टर है वो ट्रांसफर हो रहे हैं, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। एक जनरेशन से अनादर या अगली पीढ़ी में जो लक्षणों को ले जाने का कार्य कर रहा है वो कोई ना कोई ऐसा कारक कर रहा है। लेकिन मेंडल को उस समय ये पता नहीं था कि वो कौन है? वो डीएनए का खंड, जिसको हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं, वो है। तो फिर मेंडल इसको क्या कहता था? मेंडल इसको फैक्टर या कारक के नाम से बताता था। क्लियर? मेंडल जीन के बारे में मेंडल को पता नहीं था, लेकिन ये जरूर पता था कि कोई ना कोई ऐसा फैक्टर या कारक है जो कैरेक्टर्स को एक पीढ़ी से या एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करता है। तो उसको मेंडल तो जीन नहीं बता पाया, तो मेंडल ने इसको क्या कहा था? फैक्टर या कारक के नाम से इसको बताया था। तो इस चीज को ध्यान रखना। तो कुल मिला के जीन के बारे में क्या क्या पूछा जा सकता है? पहले तो आपको पता होना चाहिए जीन शब्द किसने दिया। तो जीन शब्द जोहानसन ने दिया। आया ना समझ में? 1909 में, 1909 में, ये ध्यान रखना। और जीन को हम यूनिटी ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं, मतलब अनुवांशिकता की इकाई कहते हैं। जीन मोस्टली पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमोसोम्स पर। क्लियर? और एक सिम्पटम्स या एक कैरेक्टर को डिटरमाइन करने के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसे अरबों खरबों जीन हैं, वो कई अलग अलग प्रकार के जो कैरेक्टर्स हैं जब ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसको दर्शाने का कार्य करता है। तो मेंडल को जीन के बारे में नहीं पता था, मेंडल ने जीन को कारक कहा। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन आती है जिसको कहा जाता है युग्म विकल्पी। क्लियर? युग्म मतलब जोड़ा, विकल्पी मतलब कोई ना कोई उसका विकल्प। क्लियर? तो ऐसा जोड़ा जिसका उसके पास में ही विकल्प होता है, कोई ना कोई सा उसका अल्टरनेट होता है। तो इसको हम इंग्लिश में एलील्स या एलिलोमॉर्फ भी कह सकते हैं। इंग्लिश में इस टर्म का यूज किया जाता है एलील्स या एलिलोमॉर्फ के लिए। एलील्स का ही जो लार्ज फॉर्म होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एलिलो फॉर्म। कुल मिला के देखें तो दोनों एक ही कार्य के लिए उपयोग किए जाते हैं। अब मैंने आपको कई बार बताया कि भैया जो क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे अंदर, जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर्स में, पेयर्स मतलब एक क्रोमोसोम हमारे मेल पेरेंट का है और दूसरा क्रोमोसोम फीमेल पेरेंट का है। अब जैसे मान लो लंबाई के लिए इस पर यहाँ पर है कैपिटल टी,
तो इस पर यहाँ पर है स्मॉल टी या कैपिटल टी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन रहेगा किसके लिए? लंबाई के लिए। आया ना समझ में? जैसे लंबाई बढ़ाने के लिए या किसकी कितनी हाइट होगी, इसको फिक्स करने के लिए क्रोमोसोम पर जीन पाए जाते हैं। आया ना समझ में? अब ये मान लो आपका जो है ये फीमेल है, फीमेल मतलब माता का क्रोमोसोम है, और ये वाला जो है हमारे अंदर जो आया है वो है मेल या पिता का क्रोमोसोम। आया ना समझ में? तो ये जोड़े के रूप में है। क्लियर? इसमें जो माता के अंदर से हमारे अंदर जो क्रोमोसोम आए हैं उसमें भी हमारी लंबाई को निर्धारित करने के लिए कोई ना कोई जीन होगा। तो मान लो ये इधर कैपिटल भी हो सकता है या फिर स्मॉल भी हो सकता है। ऐसे ही पिता का जो क्रोमोसोम है इस पर कैपिटल टी वाला जीन भी हो सकता है या स्मॉल टी भी हो सकता है। तो दोनों क्रोमोसोम पर अगर हम देखें तो एक दूसरे के विकल्प मौजूद हैं, मतलब एलील्स मौजूद हैं। तो जीन का ये वाला रूप, ये वाला रूप या ये आया ना समझ में? दोनों क्रोमोसोम पर मौजूद हैं, मतलब एक दूसरे के अल्टरनेट हैं। आया ना समझ में? तो एलील्स किसको कहेंगे? तो एलील्स हम कहेंगे द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। जीन का जो अल्टरनेटिव फॉर्म होता है, मतलब जो समजात क्रोमोसोम पर मौजूद होते हैं। क्लियर? तो जैसे अगर मान लो इधर लंबाई के लिए कैपिटल टी है तो ये लंबाई के लिए एलील है। क्लियर? ये इधर का और इधर का मिलकर कहेंगे जीन। है ना समझ में? ये कैपिटल टी और ये कैपिटल टी दोनों मिलकर हो गया जीन। एक हमारे माता से आया, एक पिता से आया। क्लियर? और ये जो जोड़ा है इसको हम कहेंगे जीन। लेकिन इसका जो अल्टरनेट फॉर्म है, अल्टरनेट मतलब एक इस जीन के अंदर जो लंबाई का निर्धारण करने के लिए जो दो फैक्टर मौजूद हैं उसमें से एक फैक्टर माता के क्रोमोसोम से आया उस पर मौजूद है, और दूसरा जो है वो पिता के क्रोमोसोम से जो आया है उस पर मौजूद है। क्लियर? तो इन दोनों का जोड़ा या तो ये दोनों कैपिटल टी या फिर दोनों स्मॉल टी या फिर इसमें से एक कैपिटल एक स्मॉल, तो ये है हमारा जीन। ये जीन के कॉम्बिनेशन है, लेकिन हर जीन का अपना एक अल्टरनेट होता है, सिंगल नहीं होता है। जीन का अल्टरनेट होता है। जैसे माता के अंदर लंबाई निर्धारण करने के लिए जीन है तो पिता के अंदर भी होगा। ये अलग हो सकता है कि माता के अंदर से जो जीन हमारे अंदर आया है वो उसके कारण ड्वार्फ संतान होगी या बोनी संतान होगी, और हो सकता है पिता के अंदर से जो क्रोमोसोम आया है उसमें लंबाई बढ़ने वाला मतलब टॉल कैरेक्टर वाला जीन हो। आया ना समझ? या फिर दोनों में टॉल कैरेक्टर वाला हो, दोनों में ड्वार्फ कैरेक्टर वाला जीन हो। है ना? लेकिन रहेगा दोनों में, ऐसा नहीं कि मेल वाले क्रोमोसोम पर है फीमेल वाले पर नहीं है, दोनों पर रहेगा। तो ऐसी स्थिति में हम दोनों का अल्टरनेट है एक दूसरे पे। है ना समझ में? एक दूसरे के क्रोमोसोम पर उस कैरेक्टर का अल्टरनेट फॉर्म मौजूद है। तो इस अल्टरनेट फॉर्म, जो जीन का अल्टरनेट फॉर्म होता है जो अलग अलग क्रोमोसोम पर मौजूद है, क्लियर, इसी को कहा जाता है एलील्स। क्या कहा जाता है? एलील्स। तो सीधा हम इसको डेफिनेशन में क्या बोल सकते हैं? इसकी डेफिनेशन आपको कई बार पूछी है। क्लियर? क्या पूछा है? एलील्स आर, एलील्स हैं या एलील्स होते हैं। क्या होते हैं? तो समान जीन के, अभी मैंने आपको बताया ना समान जीन, एक फीमेल क्रोमोसोम पर भी होता है, एक मेल क्रोमोसोम पर भी होता है। तो दोनों पर जो समान जीन मौजूद है, इस जीन का जो अल्टरनेट फॉर्म है, मतलब प्रत्येक क्रोमोसोम पर जो मौजूद फॉर्म है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम एलील कहेंगे। तो आप तो सीधा एक टर्म याद रखना, हिंदी में अगर याद रखना है तो जीन के एकांतरणीय रूप को एलील कहते हैं, या फिर इंग्लिश में अगर याद रखना है तो द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील और एलिलोमॉर्फ। क्लियर? एलील वही है, बस उसका जो बड़ा रूप होता है उसको दर्शाने के लिए एलिलोमॉर्फ का उपयोग किया जाता है। जैसे लंबेपन के लिए कैपिटल टी, बोनेपन के लिए, ड्वार्फनेस के लिए स्मॉल टी, समान जीन के एकांतरणीय रूप को प्रदर्शित करता है। जैसे ये जो लंबेपन का है इसका अल्टरनेट फॉर्म ये है, और बोनेपन के लिए जो है उसका अल्टरनेट फॉर्म ये है। इन्हीं को कहा जाता है एलील्स। क्या कहते हैं? एलील्स कहते हैं। और हमारे माता पिता से, हमारे अंदर जैसे हमारे पिता से अगर किसी जीन का अगर
पूरा जीन नहीं आता है, क्या आता है, केवल उसका एक एलील आता है। क्लियर। तो पेरेंट्स संतान में जो जीन को ट्रांसफर करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं, एलील के फॉर्म में करते हैं। जैसे एक एलील, जीन का एलील हमारे माता से आया, एक हमारे पिता से आया, ये दोनों एलील मिलकर हमारे अंदर क्या बना लेंगे, वापिस जीन बना लेते हैं, जोड़े बन जाते हैं। ठीक है ना, तो ये पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है जंगली एलील या और दूसरा जो होता है उत्परिवर्तित एलील, जिसको हम वाइल्ड एलील या म्यूटेंट एलील कहते हैं। तो वाइल्ड एलील और म्यूटेंट एलील क्या होता है, तो वाइल्ड एलील क्या होता है कि जो कई लाखों साल से पीढ़ी दर पीढ़ी जो है हमारे अंदर वैसे के वैसे आ रहा है, आया ना समझ में। और ये जो एलील्स होते हैं ये हमारे अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। जैसे हमारे जो पूर्वज है वो चिंपांजी हैं, बंदर हैं, उनसे कुछ एलील्स वैसे के वैसे आ रहे हैं, लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी आते जा रहे हैं। और कुछ जो है वो किसी न किसी कारण से क्या हो गए, म्यूटेंट हो गए, उत्परिवर्तित हो गए, जिसके कारण हमारे अंदर जो ये गर्दन बीच में धंस गई, या फिर हमारे अंदर साउंड या आवाज़ आने लग गई, फिर हमारे शरीर के जो बाल है वो झड़ गए, फिर पूंछ गायब हो गई। तो कुछ एलील्स म्यूटेंट हो गए, आया ना समझ में, मतलब उनका नया म्यूटेशन से एक म्यूटेंट कॉम्बिनेशन बन गया। और बाकी मैक्सिमम जो एलील्स है वो वैसे के वैसे हमारे जनरेशन टू जनरेशन आ रहे हैं। तो वाइल्ड एलील क्या होता है, एक वास्तविक एलील जो किसी जनसंख्या में अत्यधिक पाए जाते हैं, किसी स्पेशल पॉपुलेशन के अंदर जो हाई क्वांटिटी में पाए जाते हैं, रियली। क्लियर। रियली हाई क्वांटिटी में पाए जाने वाले किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जो जीन्स होते हैं उनको कहा जाता है जंगली एलील्स। तो हमारे अंदर जो है बहुत ज्यादा मात्रा में जंगली एलील्स मौजूद है। क्लियर। और कुछ मात्रा में लाखों साल में क्या हो चुका है, तो कुछ जीन के अंदर म्यूटेशन हो चुका है, जिससे कि कुछ मात्रा में हमारे अंदर म्यूटेंट एलील भी पाए जाते हैं। तो किसी भी जनसंख्या या पॉपुलेशन में जो उसके वास्तविक एलील्स होते हैं उनकी क्वांटिटी ज्यादा होती है और ये डोमिनेंट होते हैं, प्रभावी होते हैं, आया ना समझ में। और यही कारण है कि हमारी जो मैक्सिमम जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो अभी भी चिंपांजी से ही मिलता है। कुछ हमारे कैरेक्टर जो है वो अलग हो गए, बाकी मैक्सिमम हमारे कैरेक्टर जो है, खाना हमारा आमाशय, हमारा पूरा स्टमक, सांस लेने का तंत्र, लंग्स, मैक्सिमम चीजें हमारी जो है हमारे पूर्वज से ही मिलती है। बाकी कुछ हमारे अंदर जो बदलाव आया है वो म्यूटेंट एलील के कारण आए हैं। तो जो वाइल्ड एलील्स होते हैं ये इफेक्टिव होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, क्लियर, प्रभावी होते हैं, क्लियर, और लार्ज क्वांटिटी में ये किसी भी पॉपुलेशन के अंदर पाए जाते हैं। क्लियर। जबकि जंगली एलील में एक एलील का निर्माण उत्परिवर्तन के द्वारा होता है। देखो जंगली एलील में एक एलील का निर्माण म्यूटेशन के द्वारा होता है। जंगली एलील जैसे बहुत सारे, उसमें से कुछ एलील्स ऐसे हैं जिनमें कि म्यूटेशन आ गया है, बदलाव आ गया है। क्लियर। और ये बदलाव होने के कारण ये एलील भी हमारे अंदर मौजूद है, जो समय समय पर अपने लक्षण दिखाते हैं या फिर छुपे हुए, या फिर हम जिसको बोल सकते हैं डोरमेंट अवस्था में हमारे बॉडी के अंदर पड़े रहते हैं। तो ये रेसेसिव होते हैं, ये जनरली जब होमोजाइगस स्थिति में आते हैं, क्लियर, तभी इनका इफेक्ट दिखेगा, अन्यथा ये कैसे रहेंगे, ये डोरमेंट पड़े रहेंगे। और ये जनसंख्या में कम संख्या में होते हैं, कम संख्या में पाए जाते हैं। ऐसे को हम क्या कहेंगे, म्यूटेंट एलील्स कहते हैं। तो जो वाइल्ड एलील्स होते हैं किसी भी पॉपुलेशन में लार्ज क्वांटिटी में होते हैं और इफेक्टिव होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, मैक्सिमम कैरेक्टर जो है किसी भी पॉपुलेशन के अंदर वो वाइल्ड एलील्स के कारण ही दिखाई देते हैं। और बहुत सारे ऐसे म्यूटेंट भी हैं लेकिन वो वाइल्ड एलील्स की अपेक्षा कम होते हैं। जब किसी वाइल्ड एलील के अंदर या किसी जंगली जीन या जंगली एलील के अंदर कोई किसी न किसी केमिकल के कारण, किसी रेडिएशन के कारण क्या होता है, म्यूटेशन हो जाता है, तो एक नया लक्षण पैदा होता है। तो ये कभी दिखता है, कभी नहीं दिखाई देता। तो जो म्यूटेंट एलील्स होते हैं वो रेसेसिव होते हैं, अप्रभावी होते हैं और जनसंख्या में ये स्मॉल क्वांटिटी में मौजूद रहेंगे। तो ये जो म्यूटेंट एलील किससे बनते हैं, वाइल्ड एलील से ही बनते हैं। वाइल्ड एलील मान लो अगर 1 अरब अगर वाइल्ड एलील हमारे अंदर है, उसमें से अगर मान लो
100-200 एलील ऐसे हो गए जो लाखों साल से जैसे जैसे हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट आ रहा है वैसे वैसे किसी रेडिएशन के संपर्क में आए या हमारी हैबिट के कारण या किसी केमिकल के कारण हमारे अंदर धीरे धीरे कुछ एलील्स के अंदर म्यूटेशन हो गया है, तो इनको हम म्यूटेंट एलील्स कहेंगे। तो इस चीज को ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट आता है जीन स्थान, जीन लोकस। क्लियर? तो ये भी कई बार आपको पूछा जाता है, इसकी डेफिनेशन भी। तो यह गुणसूत्र पर स्थित वह भाग या क्षेत्र या एरिया होता है जो एकल जीन से प्रदर्शित होता है। समजात गुणसूत्रों पर एक जीन के एलील समान जीन स्थान पर उपस्थित होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जीन लोकस क्या होता है, जीन स्थान। जैसे ये हमारे पिताजी से हमारे अंदर क्रोमोसोम आया है और ये हमारे माताजी से अगर क्रोमोसोम आया है। क्लियर? अब इसमें जैसे माताजी से जो हमारे अंदर जैसे ये फीमेल क्रोमोसोम है, कैसा है? फीमेल क्रोमोसोम है, और ये आपका जो है ये मेल क्रोमोसोम है। क्लियर? अब यहां पर अगर हम देखें तो जैसे ये फीमेल में अगर लंबाईपन के लिए यहां पर अगर ये एलील मौजूद है तो सेम टू सेम जो मेल क्रोमोसोम है उसमें भी यहां पर लंबाई वाला एलील मौजूद होगा। अगर मान लो यहां त्वचा के कलर या स्किन कलर के लिए ये वाला अगर जीन मौजूद है तो सेकंड जो मेल क्रोमोसोम है यहां पर भी यही वाला एलील मौजूद होगा। तो सीधा कि वह गुणसूत्र पर स्थित वह भाग या क्षेत्र जो एक जीन से प्रदर्शित होता है, समजात गुणसूत्रों पर एक जीन के एलील के समान जीन स्थान पर उपस्थित होते हैं। तो किसी भी जीन पर ऐसे स्थान जहां पर समान एलील्स मौजूद होते हैं उसी को कहा जाता है जीन लोकस या जीन स्थान। तो ये जीन स्थान YY के लिए है, ये TT के लिए स्थान है। मतलब जितने फीमेल पर जो जो जीन मौजूद रहेंगे जिस स्थान पर, उसी स्थान पर मेल के क्रोमोसोम पर भी उसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल या उसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन मौजूद रहेंगे। तो हम अगर साधारण भाषा में समझें तो समजात क्रोमोसोम पर जो समान गुण वाले जो एलील्स मौजूद होते हैं उन्हीं को कहा जाता है जीन लोकस या जीन स्थान। इस चीज को ध्यान रखना। फिर आता है जीन पूल। जीन पूल क्या होता है? तो किसी भी जनसंख्या के सभी जीनों का समुच्चय या जीनों से संबंधित संपूर्ण सूचना को जीन पूल कहते हैं। अब देखो, किसी भी जनसंख्या या मान लो किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर एक स्पेशल, हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक पॉपुलेशन होता है। जैसे मनुष्य, तो मनुष्य का अपना एक पॉपुलेशन है। क्लियर? फिर अगर देखें तो मुर्गी का अपना एक पॉपुलेशन है, एक जनसंख्या है पृथ्वी पर। ऐसे ही हर जीव का एक जो पॉपुलेशन होता है, उस पॉपुलेशन के अंदर जितने भी जीन्स होते हैं उन जीन्स का जो समुच्चय होता है, मतलब उन जीन्स का जो टोटल नंबर होता है, उस टोटल नंबर को कहा जाता है जीन पूल। मनुष्य जैसे अगर सीधा अगर एग्जांपल दे तो भैया किसी एक जनसंख्या, जैसे जितने भी इंडियंस हैं, क्लियर, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, आया ना समझ में? लगभग 135-140 करोड़ लोग हैं भारत में, मेल फीमेल सब मिलाकर। तो इन सभी के जीन्स को मिलाकर कहा जाता है जीन पूल। आया ना समझ में? क्लियर? किसी एक समष्टि या एक पॉपुलेशन में जितने भी जीन्स होते हैं उन जीन को कंबाइन फॉर्म में क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है जीन पूल। लेकिन हर पॉपुलेशन का अपना एक अलग जीन पूल रहेगा। जैसे मुर्गियों का अपना एक अलग जीन पूल है, गाय का अपना एक अलग जीन पूल है। जितनी भी गाय हैं सबको मिलाकर उनका जो जीन का टोटल जो पॉपुलेशन रहेगा उसको जीन पूल कहा जाएगा। तो हर समष्टि का अपना एक जीन पूल होता है। या फिर हम इसको भी बोल सकते हैं कि जीनों से संबंधित संपूर्ण सूचना को जीन क्या करते हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करते हैं भैया? तो कैरेक्टर को ट्रांसफर करते हैं, मतलब सूचना पहुंचाते हैं।
तो ध्यान रखना, या तो आप जी टोटल नंबर ऑफ जीन्स को ऐड कर दो एक पॉपुलेशन के अंदर, जितने भी उन सभी को जोड़ लो, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो जीन का जो काम है उनको जोड़ लो। जीन का काम क्या होता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैरेक्टर को ट्रांसफर करना। तो उन सभी कैरेक्टर को अगर हम जोड़ के बोले तो उसको भी हम क्या बोल सकते हैं? जीन पूल ही कहेंगे। क्लियर? हमने देखा है जैसे इंडियंस, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई नाटा, कोई लंबा, सब अलग अलग है, लेकिन सभी के जीन पूल को अगर हम टोटल देखें तो उसको कहा जाता है जीन पूल। है ना समझ में? तो ये क्वेश्चन भी कई बार आपको पूछा जाता है। फिर आता है समयुग्मजी, जिसको कहा जाता है होमोजाइगस। होमोजाइगस क्या होता है? तो एक लक्षण या एक कैरेक्टर के लिए जब दोनों जीन्स एक समान प्रकार के होते हैं, क्लियर? किसी एक कैरेक्टर को अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए जब दोनों के दोनों जीन, आपको पता है एक जीन तो मेल का रहेगा, एक फीमेल का रहेगा, क्योंकि हमारे अंदर किसी भी जीव के अंदर जो लक्षण जाते हैं तो आधे मेल के होते हैं, आधे फीमेल के होते हैं ना। अभी अरे भैया हमारे अंदर जैसे 46 क्रोमोसोम है मनुष्य में, तो उसमें से 23 हमारी माता के हैं, 23 पिता के हैं। अगर किसी फसल में जैसे मक्का में अगर 20 क्रोमोसोम है, कितने क्रोमोसोम? 20, तो उसमें 10 क्रोमोसोम मेल के हैं और 10 क्रोमोसोम फीमेल के हैं। है ना समझ में? तो एक लक्षण या एक कैरेक्टर के लिए जब दोनों जीन्स एक समान प्रकार के होते हैं, क्लियर? मेल में भी वही रहे जीन और फीमेल में भी वही जीन, सेम जीन अगर है, कैसे? जैसे मान लो ये क्रोमोसोम माता पिता से संतान में आया, ये माता का क्रोमोसोम, ये पिता का क्रोमोसोम किस में आया? संतान में आया। अगर यहां लंबाई के लिए अगर कैपिटल टी वाला जीन मेल वाले क्रोमोसोम पर भी है और फीमेल वाले क्रोमोसोम पर भी कैपिटल टी है ना समझ में? तब इनका जोड़ा क्या बनेगा? टी टी। ये तो ये दोनों समान जीन है ना? तो जब समान जीन होते हैं तब इसको कहा जाता है होमोजाइगस अवस्था। है ना समझ में? इस चीज को ध्यान रखना। मतलब लंबाईपन के लिए जो मेल क्रोमोसोम पर कैपिटल टी जीन था, वही फीमेल क्रोमोसोम पर भी कैपिटल टी जीन ही है। तो अगर समान जीन है, किसी एक सिम्पटम्स को डिटरमाइन करने के लिए दोनों के दोनों जो जीन है, वो मेल फीमेल जीन दोनों अगर कैसे हो? सेम हो, क्लियर? तब हम उसको कहेंगे होमोजाइगस जीन। या तो हो सकता है भैया कि इसमें स्मॉल टी हो और इसमें भी स्मॉल टी, तो ये भी स्मॉल टी हो गया, ये भी होमोजाइगस है ना? सेम होना चाहिए, चाहे वो कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, लेकिन कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। दोनों जीन कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तब हम इनको कहेंगे होमोजाइगस अवस्था। यह आनुवंशिक रूप से शुद्ध होते हैं, ये प्योर होते हैं भैया। है ना समझ में? जो होमोजाइगस जीन होता है वो जेनेटिकली कैसा है? प्योर है ना? प्योर क्यों? क्योंकि इसमें कोई मिक्स नहीं है, ये कैपिटल टी, ये भी कैपिटल टी, क्लियर? तो जीन आपका बन गया टी टी कैपिटल। और अगर स्मॉल टी है तो ये भी प्योर है, क्योंकि इसमें भी दोनों क्या है? स्मॉल है, इसमें भी किसी प्रकार का कोई मिक्स्ड नहीं है। तो यहां पर जब भी एक जैसे जीन का जोड़ा आता है, या तो कैपिटल टी टी आए या स्मॉल टी टी, तब हम इसको क्या कहेंगे? होमोजाइगस जीन कहेंगे, क्लियर? और ये जेनेटिकली कैसे हैं? ये प्योर है ना समझ में? कैसे हैं? प्योर है। जैसे अगर मान लो एक शुद्ध लंबा पौधा है, तो शुद्ध लंबा पौधा मतलब इसमें मेल गेमीट का भी कैपिटल टी आया है और फीमेल गेमीट का भी कैपिटल टी आया है, और दोनों का जब कॉम्बिनेशन बना तो क्या बन गया? टी टी, है ना कैपिटल। तो ये कैसा हुआ? ये प्योर क्या है? टॉल है। और ये अगर मान लो ये जोड़ा आ जाए, मेल फीमेल दोनों से स्मॉल टी टी आ जाए, और नेक्स्ट जनरेशन में जो जोड़ा बने जीन का वो स्मॉल टी टी बने, तो ये भी क्या है? प्योर है ना समझ में? मतलब ये भी होमोजाइगस है, लेकिन ये कैसा है? ये प्योर ड्वार्फ है समझ में? तो चाहे कैपिटल टी टी हो, स्मॉल टी टी हो, या कोई सा भी हो सकता है। यहाँ तो हमने एग्जाम्पल टी को माना है, हो सकता है वाई को मान लो, है ना समझ में? ए को ले लो, वाई को ले लो, किसी को भी, लेकिन सेम होना चाहिए।
जैसे अगर मैं बोलूं ये वाला जीन बिल्कुल प्योर है, होमोजाइगस है, अगर मैं बोलूं ये वाला जीन ये भी होमोजाइगस है, क्योंकि दोनों स्मॉल है। आया ना समझ में? तो इस चीज को ध्यान रखना। सभी जीन्स के लिए समयुग्मजी का अनुपात 1/2 की घात n, क्लियर, 1/2n होता है। अभी इसको केवल याद रखना, इसकी जरूरत हमको आगे पड़ेगी। कहां पर पड़ेगी? आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। ये फार्मूला केवल याद रखना, आगे एग्जाम्पल आएगा वहां पर मैं आपको इसका इसको क्लियर करके बताऊंगा कि ये 1/2 की घात n क्या है। आया ना समझ में? अभी केवल ध्यान रखना कि जितने भी जीन्स होते हैं उन जीन के लिए होमोजाइगोसिटी जो रेशो होता है वो कितना होता है? 1/2n होता है। इतना ध्यान रखना अभी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अब विषम युग्मजी, अभी हमने पढ़ा समयुग्मजी होमोजाइगस, अब हम पढ़ रहे हैं विषम युग्मजी हेटेरोजाइगस, जस्ट अपोज, उल्टा है उसका, क्लियर। यहां पर वही है, जब एक लक्षण के लिए दोनों जीन्स असमान प्रकार के होते हैं, जब दोनों जीन कैसे रहें? वो डिफरेंट रहें, है ना समझ, लेकिन जो कैरेक्टर है वो एक ही है, लेकिन उस कैरेक्टर को दर्शाने के लिए जो दोनों के दोनों जीन्स हैं वो कैसे हैं? वो सिमिलर नहीं है, मतलब डिफरेंट है। तब हम ऐसे जीन को कहेंगे हेटेरोजाइगस। कैसे? जैसे मान लो आपका जो मेल क्रोमोसोम है, मेल क्रोमोसोम पर अगर हम देखें तो ये, और फीमेल क्रोमोसोम ये है। अब अगर यहां पर एक पर अगर लंबेपन के लिए कैपिटल टी है और दूसरे पर स्मॉल टी है, क्लियर, तब ऐसी स्थिति में इनका जो जोड़ा बनेगा वो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, और ये कैसा हो गया? अशुद्ध हो गया, इम्प्योर हो गया। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे हेटेरोजाइगस। आया ना समझ में? कैरेक्टर तो एक ही है, लेंथ, लंबाई, लेकिन उस लंबाई के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है वो ना तो कैपिटल टी वाले हैं दोनों, ना ही दोनों स्मॉल टी हैं, यहां पर मिक्स्ड है, मतलब मेल से कैपिटल टी आया, फीमेल से स्मॉल टी आया। तब हम ऐसे जोड़े को क्या कहेंगे? हेटेरोजाइगस कहेंगे। जब एक लक्षण को डिटरमाइन करने के लिए जो जीन का जोड़ा हो वो कैसा हो? वो डिफरेंट टाइप का हो। आया ना समझ में? तब ऐसी स्थिति में जो जीन बनता है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हेटेरोजाइगस कहेंगे। तो इस चीज को ध्यान रखना। जैसे एग्जाम्पल, अशुद्ध लंबा, लंबा तो है, टॉल है, लेकिन कैसा है? इम्प्योर है। मतलब यहां पर लंबाई के लिए जो जीन है वो एक कैपिटल है, एक स्मॉल है, भले ही यहां पर जो कैरेक्टर दिखाने वाला जो डोमिनेंट है वो कैपिटल टी है, लेकिन इसके साथ छुपा हुआ रेसेसिव जो है, जो सप्रेस्ड जीन है, जिसके कैरेक्टर दब गए हैं, वो कौन सा? स्मॉल टी है। आया ना समझ में? तो इसको हम क्या कहेंगे? हेटेरोजाइगस कहेंगे। तो इस चीज को ध्यान रखना, ये पूछा आता है, क्लियर। ऐसे कैसे? अगर अशुद्ध बोना, ये काट देना भैया, ये गलत आ गया यहां पर, ठीक है ना, इसको सुधार करना है। अब हम देखते हैं युग्मकों के प्रकारों की संख्या। अब देखो आगे हम जब क्रॉस कराएंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, तो हमको इस फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी। कैसे? देखो, गैमेट्स कितने टाइप के बनते हैं, इस फॉर्मूले से हम ये बता सकते हैं। तो फर्स्ट जो न्यूमेरिकल या क्वेश्चन जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला, युग्मकों के प्रकारों की संख्या, द नंबर्स ऑफ टाइप्स ऑफ गैमेट्स, मतलब कितने प्रकार के गैमेट्स बनेंगे। कैसे? देखो एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे ये मान लो किसी ऑर्गेनिज्म का जीन है, क्लियर। अब अगली पीढ़ी में इसके गैमेट्स बनेंगे। क्या बनेंगे? गैमेट्स। जैसे ये मेल है, ये मेल का जीन है, और ऐसे ही ये फीमेल का जीन है, क्लियर। तो आपको पता है भैया, इसमें से सिंगल एलील जाएगा नेक्स्ट जनरेशन में। क्या जाएगा? सिंगल एलील। पूरा जीन तो नहीं जाएगा, सिंगल एलील जाएगा। तो सिंगल एलील का जो फॉर्म है उसी को हम क्या बोलते हैं? गैमेट बोलते हैं। तो इनके गैमेट पहले हमको बनाना पड़ेगा, क्लियर। इनके बीच में क्रॉस हो रहा है, तो
तो गेमिट बनाना पड़ेगा। तो गेमिट कैसे बनाएंगे? तो गेमिट बनाने के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए यहाँ हेटेरोजाइगस जो पेयर है वो कितने हैं। तो मेल में हेटेरोजाइगस पेयर कितने हैं? तो टीटी वाला एक पेयर है, एक कैपिटल है, एक स्मॉल है, हेटेरोजाइगस है। तो हेटेरोजाइगस यहाँ पर पेयर है एक। कितना है? एक पेयर है। ऐसे ही फीमेल में अगर हम देखें तो हेटेरोजाइगस जीन का जो पेयर है वो भी एक है। तो हम दोनों के गेमिट बनाएंगे। तो जो गेमिट बनेंगे, गैमिट जो बनेंगे वो गैमिट कैसे बनेंगे? तो गैमिट कितने प्रकार के बनेंगे पहले ये हम निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से। कैसे? यहां पर जैसे पहले मेल के गैमिट, तो यहां पर ये जो n पावर है ये क्या है? 2 की घात n, ये इसका फॉर्मूला है। तो 2 की घात n, तो आपको बताना है पहले मेल के गैमिट बनाएंगे तो मेल के कितने प्रकार के गैमिट बनेंगे। तो मेल के गैमिट यहां आप कितने प्रकार के बनेंगे इस फॉर्मूले से हम बता सकते हैं। n का मतलब होता है नंबर्स ऑफ हेटेरोजाइगस जीन। हेटेरोजाइगस जीन की संख्या कितनी है? 1 है, कैपिटल टी स्मॉल टी। क्लियर? अगर कि दोनों कैपिटल टी होते या दोनों स्मॉल टी होते तो होमोजाइगस हो जाता, आया ना समझ में? क्लियर? होमोजाइगस अगर रहेगा तो उसका गैमिट एक ही बनेगा, हमेशा फिक्स है, आया ना समझ में? जैसे अगर मैं बोल दूं भैया ये कैपिटल टी का जो गैमिट तो केवल एक ही बनेगा भैया, ये होमोजाइगस का तो एक ही बनता है। हमको हेटेरोजाइगस के गैमिट बनाते आना चाहिए। तो ये होमोजाइगस है। अगर ऐसे ही यहाँ पर अगर स्मॉल टी होता, ये स्मॉल टी, तो इसका भी गैमिट एक ही बनता है, स्मॉल टी। कितने भी जीन होते अगर होमोजाइगस है तो एक ही गैमिट बनेगा। जैसे ये टी टी वाई वाई आर आर सब होमोजाइगस है। टी कैपिटल टी है होमो, यहाँ वाई वाई ये भी सिमिलर है होमोजाइगस, और आर आर भी सिमिलर है ना? तो होमोजाइगस का एक ही गैमिट बनेगा। दोनों में से एक टी, दोनों वाई में से एक वाई और दोनों आर में से एक आर, ये बन गया इसका एक गैमिट। तो होमोजाइगस का तो एक ही टाइप का गैमिट बनता है, लेकिन आपको बनाते आना चाहिए ये जो हेटेरोजाइगस है इसके गैमिट। अभी मैं ये एक कैरेक्टर लेके कर रहा हूं लंबाई। क्लियर? फिर मैं आपको 2 का भी बताऊंगा। तो कैसे बनेंगे? तो इसके गैमिट बनेंगे ये टी और ये टी। क्लियर? 2 टाइप के इसके गैमिट बनेंगे। कितने टाइप के? 2 टाइप के गैमिट बनेंगे। कैसे? देखो 2 की घात हेटेरोजाइगस जोड़े की संख्या कितनी? 1। 2 की घात 1 2 टाइप के गैमिट बनेंगे। वो 2 टाइप के गैमिट कौन रहेंगे? तो एक, चूंकि ये हेटेरोजाइगस है तो कैपिटल टी भी बनेगा और स्मॉल टी भी बनेगा। क्लियर? ऐसे ही जब हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में जो गैमिट बनेंगे वो भी 2 टाइप के बनेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर भी अगर हम देखें तो हेटेरोजाइगस जीन का जो पेयर है वो कितना है? 1 है, आया ना समझ में? तो एक पेयर है तो हम यहां पर लिख देंगे 2 की घात 1, मतलब 2 टाइप के बनेंगे। 2 टाइप के कौन से? एक कैपिटल टी भी बनेगा और एक स्मॉल टी भी। तो जितने भी हेटेरोजाइगस जोड़े होते हैं, पेयर्स होते हैं जीन के, उसको हमको क्या करना है? यहाँ 2 की घात पे रखना है। क्लियर? अब देखो फटाफट देखते जाना। अब जैसे एक यहाँ पर आपको दे दिया कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। क्लियर? यहाँ पर अगर हेटेरोजाइगस जोड़े कितने हैं बताओ, पहले जोड़े बताओ कितने हैं? कितने हेटेरोजाइगस जोड़े हैं? हेटेरोजाइगस पेयर्स कितने हैं जीन के? आप बताओ। हाँ बिल्कुल महक जी, 2 हैं, है ना? 2। एक तो ये पेयर है हेटेरोजाइगस है और ये पेयर है, 2 पेयर है ना? तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 दी पावर कितनी कर देंगे? 2। तो कितना आ जाएगा? 4। इसके गैमिट 4 टाइप के बनेंगे। कितने टाइप के बनेंगे? 4 टाइप के बनेंगे। कैसे? तो अब देखो, वैसे तो आगे और हम इसको समझेंगे, लेकिन 4 टाइप के कैसे बनेंगे। तो जब भी ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी। क्लियर? ये दोनों में से जो एक हेटेरोजाइगस को तो हम ऐसे लिख दें, और इन दोनों का क्रॉस हमको इनसे कराना है, वाई वाई से। तो इस टी का क्रॉस कैपिटल वाई से और स्मॉल वाई से,
और इस टी का क्रॉस भी कैपिटल वाई से और स्मॉल वाई से करवा दिया। एक को तो हमको अलग अलग लिखना है और दूसरा जो जोड़ा है इसको हमको दोनों के साथ क्रॉस कराना है। तो क्रॉस कराया तो ये क्या बन गया, ये बन गया टी वाई, ये हो गया टी वाई। क्लियर? इसका क्रॉस भी इससे कराओ तो ये टी वाई और टी वाई। तो हमारे गेमिट जो है वो कितने टाइप के हो गए, 4 टाइप के गेमिट हमारे बने। आया ना समझ में? कई बार आपको सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है। कैसे? आपको सीधा क्वेश्चन बोल देगा कि इसके गेमिट कितने, आगे और हम गेमिट बनाएंगे, डरना नहीं तो आप बोलोगे सर एक बार आपने बता दिया और तो आगे आएगा। आगे हम जब मोनो हाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस देखेंगे ना मेंडल का, तब हम इसकी गेमिट बनाएंगे। अभी तो हम डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, वहां पर फिर आएगा। अब जैसे यहां से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको जैसे ही एक क्वेश्चन दे दिया कि कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। क्लियर? आपको ये क्वेश्चन दे दिया कि भैया आपको बताना है कितने टाइप के इसके गेमिट बनेंगे। आया ना समझ में? अब आप खुद बताओ यहां पर इस जीन में हेटेरोजाइगस जोड़े कितने हैं? यहां पर हेटेरोजाइगस जोड़े कितने दिख रहे हैं? मेहता जी आप भी बताओ, हेटेरोजाइगस जोड़े कितने हैं इसमें, ये जीन में? हेटेरोजाइगस बताना है आपको केवल। हेटेरोजाइगस कितने हैं? हाँ महक जी एक है, बाकी लोग भी बताओ, आप लोग बता नहीं रहे हो। हेटेरोजाइगस जोड़े कितने हैं? मेहता जी, कुशवा जी आज कहाँ नहीं आए? ये तो होमोजाइगस है भैया, है ना होमोजाइगस? हाँ मेहता जी, ये अकेला है, ये हेटेरोजाइगस है ना अकेला, तो एक जोड़ा है, तो हमको कुछ नहीं करना है भैया। भले ये जीन है, इसमें होमोजाइगस को नहीं गिनना है, हमको गिनना है केवल हेटेरोजाइगस कितने हैं। तो हेटेरोजाइगस जोड़ा आपको ये पेयर जो दिख रहा है वो एक है, सिंगल। तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है, 2 की घात 1 पेयर है हेटेरोजाइगस इस जीन में, तो हमको 2 की घात क्या कर देंगे 1, तो आपका हो जाएगा 2। 2 टाइप के गेमिट बनेंगे। तो 2 टाइप के गेमिट कौन सा बनेगा? तो इसका तो सीधा है भैया, ये चूंकि होमोजाइगस है तो हम इसको सिंगल लिख देंगे। आया ना समझ में? और दोनों का इससे क्रॉस करा देंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये आपका हो जाएगा टी आर और ये आपका हो जाएगा टी आर। ये 2 टाइप के आपके गेमिट बनेंगे। देखो वहां 2 टाइप क्या है, आया ना समझ में? ऐसा कितना बड़ा भी आपको दे दे जीन का कॉम्बिनेशन, आपको तो हेटेरोजाइगस से मतलब है कि गेमिट के कितने टाइप रहेंगे। जैसे आपको दे दिया कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। यहां पर देखो हेटेरोजाइगस जोड़े कितने हैं, इसमें हेटेरोजाइगस जोड़े इस जीन के अंदर, फटाफट बताओ कितने जोड़े हैं हेटेरोजाइगस? हाँ महक जी बिल्कुल 3 है। तो हमको कुछ नहीं करना है, हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 दी पावर 3 कितना हो जाएगा, 2 की घात 3 मतलब कितना हो जाएगा? बिल्कुल मेहता जी 3 है, 2 की घात 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 8 प्रकार के यहाँ क्या बनेंगे, गेमेट बनेंगे। आए ना समझ में? कितने प्रकार के? 8 प्रकार के गैमेट बनेंगे। तो इस चीज को ध्यान रखना। अब ये कैसे बनेंगे आगे हम देखेंगे, अभी केवल ये सीखो कि इसकी हम संख्या कैसे निकालेंगे। तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको तो जो भी जीन दे उसमें क्या करना है, उसमें हमको केवल हेटेरोजाइगस जोड़ों को देखना है। आया ना समझ में? यहां पर देखो तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी एक जोड़ा हो गया हेटेरोजाइगस, ये दूसरा जोड़ा हो गया, ये तीसरा जोड़ा हो गया, तीनों हेटेरोजाइगस हैं। तो हम सीधा वहां 2 की पावर कितनी कर देंगे, 3 कर देंगे और हमारा 8 टाइप के 8 प्रकार के हमारे गैमेट बनेंगे। हो गया क्लियर? क्लियर हो गया सभी को? ये छोटी छोटी चीजें जब सीखोगे ना तब जाके आगे कैसे क्या क्रॉस होगा वो सब समझ में आएगा। ठीक है? अब हम चलते हैं नेक्स्ट। आगे हम बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल करेंगे। अभी तो आपको चूंकि ये चीज केवल समझ में आना चाहिए। फिर F2 पीढ़ी में या F2 जनरेशन में जो फिनोटाइप्स होते हैं, अब ये बीमारी क्या है भैया, फिनोटाइप। फिनोटाइप कुछ नहीं होता, फिनोटाइप का मतलब होता है बाहर से पौधा कैसा दिख रहा है ना समझ में?
बाहर से अगर देखने पर अगर पौधा लंबा दिख रहा है, अंदर उसके अंदर जो भी जीन है वो चीज छोड़ो, अंदर उसके अंदर जो भी जीन्स हैं, जो भी जीन का कॉम्बिनेशन है उसको भूल जाओ। जैसे हम, क्लियर, हम बाहर से कैसे दिख रहे हैं, लंबे हैं या बौने हैं, ये तो बाहर से देखने से पता चल जाएगा, गोरे हैं या काले हैं, आया ना समझ में, ये बाहर से देखने से हमको पता चल जाता है। तो फिनोटाइप होता है बाहर के जो कैरेक्टर या जो सिम्पटम्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के, जो एक्सटर्नल सिम्पटम्स होते हैं, बाहरी लक्षण जो बाहर से दिखने से पता चलते हैं। हमको ये थोड़ी पता है कि हमारे अंदर हमारी लंबाईपन के लिए कौन सा जीन है कौन सा नहीं है, ये अंदर हमारा जो जेनेटिक जो कॉम्बिनेशन है वो हमको पता नहीं है, लेकिन बाहर से हम कैसे दिख रहे हैं इसको कहा जाता है फिनोटाइप। आया ना समझ में, यह हिंदी में लक्षण प्रारूप। तो जब हम संकरण या हाइब्रिडाइजेशन में जब F2 पीढ़ी को जब हम देखेंगे तो F2 जनरेशन में जो फिनोटाइप्स की संख्या आएगी, नंबर्स ऑफ फिनोटाइप्स फाउंड इन F2 जनरेशन इन हाइब्रिडाइजेशन, क्लियर, कितना आएगा वो 2 दी पावर n, 2 की घात n के बराबर आएगा। आया ना समझ में, क्लियर। तो F2 जनरेशन में जो फिनोटाइप्स के नंबर रहेंगे, फिनोटाइप्स कितने प्रकार के प्राप्त होंगे वो किस पे डिपेंड करेगा, वो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे आपको अगर बोल दे यहां पर भी जो n है वो n वही है क्या, फिनो जो आपके हेट्रोजाइगस पेयर्स की संख्या। जैसे अगर मैं बोल दूं भैया ये कैपिटल T स्मॉल t है, मतलब किसी पेरेंट का ये जीन है, मतलब यहाँ हेट्रोजाइगस जोड़ा कितना है, वो है 1। तो F2 जनरेशन में जो फिनोटाइप्स की संख्या रहेगी वो 2 की घात n रहेगी, मतलब 2 टाइप के फिनोटाइप मिलेंगे, मतलब बाहर से देखने पे 2 टाइप के जीव मिलेंगे इसमें। कैसे, तो एक लंबे टाइप के और एक बोने टाइप के, है ना समझ में। अगर मैं इसी में बोल दूं कि R और R, यहां पर आपके जो हेट्रोजाइगस जोड़े टोटल, यहाँ फॉर्मूले में n का मतलब हेट्रोजाइगस जोड़े की संख्या ही होता है। अब यहाँ पर देखो हेट्रोजाइगस जोड़े कितने हैं, 1 और 1 2 जोड़े हैं। तो यहाँ पर हमको जो F2 जनरेशन में जो फिनोटाइप्स मिलेंगे वो कितने टाइप के मिलेंगे, तो 2 दी पावर 2। हेट्रोजाइगस जोड़े या पेयर कितने हैं, 2 हैं, तो 2 हैं, तो आप n की जगह 2 रख दो तो ये आपका हो जाएगा 4 टाइप के आपको क्या मिलेंगे, फिनोटाइप्स मिलेंगे, है ना समझ में। इस चीज को ध्यान रखना। इसी में अगर मैं बोल दूं y, तो यहां पर अगर हम देखें तो हेट्रोजाइगस पेयर कितने हैं, तो हेट्रोजाइगस पेयर है 3, तो हम क्या कर देंगे यहाँ 2 की पावर 3 कर देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 टाइप के फिनोटाइप्स हमको मिलेंगे, मतलब अलग अलग टाइप के दिखने वाले 8 प्रकार के पौधे हमको यहाँ पर मिलेंगे, आया ना समझ में। तो इस चीज को ध्यान रखना। तो F2 जनरेशन में जो फिनोटाइप्स रहेंगे उनके जो टाइप्स हैं वो कितने रहेंगे, 2 दी पावर n। यहाँ पर n क्या है, नंबर्स ऑफ हेट्रोजाइगस जीन, हेट्रोजाइगस जीन के जो पेयर्स हैं उन पेयर्स की संख्या, आया ना समझ में, ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें अगला फॉर्मूला, F2 पीढ़ी में जीन प्रारूप की संख्या, F2 जनरेशन में जो जीनोटाइप्स होंगे वो जीनोटाइप्स की संख्या कितनी होगी। तो F2 जनरेशन में जो जीनोटाइप्स होंगे वो जीनोटाइप्स की संख्या कितनी होगी, तो जीनोटाइप्स की संख्या निकालने के लिए हमारा जो फार्मूला रहेगा वो रहेगा 3 दी पावर n, 3 की घात n। यहां पर भी n का मतलब क्या है, n का मतलब वही है नंबर्स ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर्स, मतलब विषम युग्मजी जोड़ों की संख्या। अब यहां पर भी वही आपको टोटल पूरे इसमें n का मतलब है हेट्रोजाइगस जो पेयर्स होते हैं जीन के उनकी संख्या। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे ये जीनोटाइप क्या होता है, पहले इसको समझ लो। जीनोटाइप होता है किसी भी जीव, अब देखो बाहर से दिखना, बाहर से देखना, ये तो फिनोटाइप हो गया। जीनोटाइप क्या होता है, तो जीनोटाइप होता है उस ऑर्गेनिज्म के अंदर उस कैरेक्टर के लिए कौन सा जीन मौजूद है। जैसे किसी की लंबाई, अगर मान लो लंबा पौधा है तो लंबे पौधे के लिए उस पौधे के अंदर लंबेपन के लिए या
टॉलनेस के लिए कौन सा जीन उसके अंदर बैठा है जिसने पौधे को लंबा किया है, या फिर कौन सा जीन उसके अंदर मौजूद है जिसके कारण वो कैसा हो गया, ड्वार्फ रह गया है। तो कुल मिला के किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी प्रोजेनी के अंदर जो जीन का कॉम्बिनेशन होता है किसी भी कैरेक्टर के लिए, उस जीन के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है जीनोटाइप। फिनोटाइप बाहर से देखना है, जीनोटाइप उस ऑर्गेनिज्म के अंदर उस कैरेक्टर को दर्शाने के लिए कौन सा जीन का कॉम्बिनेशन मौजूद है। आया ना समझ में, क्लियर हुआ? तो इस चीज को ध्यान रखना। जैसे अगर मैं बोल दूं भैया मटर का लंबा पौधा, क्लियर, ये क्या हो गया, लंबा पौधा, पौधा लंबा है, क्लियर, ये बाहर से देखने से हमको महसूस हो रहा है कि पौधा लंबा है, मतलब ये इसका फिनोटिपिक कैरेक्टर है, बाहर से दिखाई देने वाला। फिर इस लंबेपन के लिए जीन जो रिस्पॉन्सिबल है वो ये है, या हो सकता है ये वाला है। तो इस लंबेपन को या टॉलनेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है, इस रिस्पॉन्सिबल जीन को कहा जाएगा जीनोटाइप। मतलब किसी भी जीव के अंदर जो उसका जेनेटिकली जो कॉम्बिनेशन है या स्ट्रक्चर है, उसी को कहा जाता है उसका जीनोटाइप या जीन प्रारूप। तो अगर हमको किसी भी जीव के अंदर जो जीनोटाइप्स के टाइप अगर देखना है कि कितने टाइप के जीनोटाइप्स मिलेंगे F2 जनरेशन में, तो F2 जनरेशन में जो हमको जीनोटाइप्स मिलेंगे वो 3n होगा। मतलब यहां पर भी वही, जैसे मान लो ये किसी जीव के अंदर ये जो उसका जीन है, क्लियर, कैसा है, हेट्रोजाइगस, कितने पेयर हैं, एक पेयर है। तो एक पेयर तो हम क्या कर देंगे यहां 3 की घात 1, तो कितने, 3 टाइप के, 3 टाइप के जीनोटाइप्स हमको मिलेंगे। किसमें, इसका जब हम क्या कराएंगे, सेल्फिंग कराएंगे, इसका क्रॉस इसी में कराएंगे, तभी हमको मिलेगा F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में अगर हम इसका क्रॉस इसी से कराएंगे तब हमको यहाँ पर 3 टाइप के क्या मिलेंगे, 3 टाइप के हमको जीनोटाइप्स मिलेंगे। जबकि फिनोटाइप्स होते हैं 2 की घात n, जीनोटाइप्स होते हैं 3 की घात n। ये फार्मूले याद रखना, क्रॉस कराऊंगा ना यहाँ पर, जब हम मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस कराएंगे तो वहां पर इनकी जरूरत पड़ेगी, और वहां पर फिर मैं आपसे पूछूंगा कि भैया हमको कितने टाइप के जीनोटाइप्स मिलेंगे, कितने टाइप के फिनोटाइप्स मिलेंगे। तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि फिनोटाइप 2 की घात n, और जीनोटाइप्स की अगर बात करें तो 3 की घात n। आया ना समझ में, ध्यान रखना। तो ये सब F2 जनरेशन में ही आपको कैलकुलेट करना है, किसमें, F2 सेकंड जनरेशन में, क्लियर। फिर F2 जनरेशन में आपको जाइगोट की संख्या, जाइगोट कितने टाइप के मिलेंगे, तो जाइगोट जो मिलते हैं वो 4 की घात n मिलते हैं, ये फार्मूला याद रखना अभी। फिर F2 जनरेशन में बॉक्स की संख्या, कितने बॉक्स बनेंगे जो हम क्रॉस कराएंगे चेकर बोर्ड में, तो कितने बॉक्स हमको बनाना पड़ेगा या कितने बॉक्स में आपको प्रोजेनी मिलेगी, वो भी 4 की घात n होती है। ये केवल ध्यान रखना, ये हमें अगले इसमें जो क्रॉस कराएंगे मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड, तो वहां पर बिल्कुल आपको मैं क्लियर यहां से प्रूफ करके बताऊंगा कि देखो ये इतने टाइप के हमने पढ़े थे, इस घात से आप, इस फॉर्मूले से आप उसको निकाल सकते हो। फिर नेक्स्ट आता है बॉक्स की संख्या, हो गया। अब यहां पर हमने जहां पर भी n पावर दिया है उसका मतलब होता है हेट्रोजाइगस पेयर्स की संख्या, मतलब किसी भी जीव के अंदर जो हेट्रोजाइगस जीन का जो पेयर है उसकी संख्या को हमने क्या माना है, n माना है। तो n की वैल्यू हमेशा हमको क्या रखना है, नंबर्स ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर्स, हेट्रोजाइगस जोड़ों की संख्या हमको वहां पर रखना है। हेट्रोजाइगस जोड़े किसी भी जीन का कॉम्बिनेशन देख के आप पहचान सकते हो कि इसमें हेट्रोजाइगस जोड़े कितने हैं, ये केवल आपको ध्यान रखना है। और वही n का वैल्यू आप यहाँ पर पुट करोगे तो आपका F2 जनरेशन में आपका जीनोटाइप्स कितने टाइप के रहेंगे, गैमेट कितने टाइप के बनेंगे, फिनोटाइप्स कितने टाइप के बनेंगे, बॉक्स कितने टाइप के बनेंगे, और जो जाइगोट है वो जाइगोट कितने टाइप के बनेंगे, ये सब निकल आएगा। है ना समझ में, देखेंगे आगे हम। तो ये फॉर्मूले हो गए क्लियर, इनको ध्यान रखना भैया, ये हमको आगे हमको जरूरत पड़ेगी इनकी, है ना समझ में। अब हम नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप को हम देखते हैं। फिनोटाइप्स होता है, अभी मैंने आपको बताया भी, ये फिनोटाइप
बाहर से दिखाई देना, बाहर से वो पौधा कैसा दिख रहा है, लंबा दिख रहा है, बोना है, उस पर फूल लाल है, गुलाबी है, सफेद है, बाहर से दिखना। क्लियर? किसी भी जीव के जो सिम्पटम्स या कैरेक्टर जो है वो बाहर से जो दिखाई देते हैं उसी को कहा जाता है फिनोटाइप्स। क्लियर? जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो सिम्पटम्स होते हैं, एग्जाम्पल उसकी लेंथ या लंबाई, उसका कलर, उसका जो रूप या मॉर्फोलॉजी जो होती है, उसकी जो पोजीशन होती है कि फूल कहाँ पर है, आया ना समझ में, मतलब टर्मिनल है या एक्सिल है, फिर कौन से सेक्स का है, वो मेल है या फीमेल है, व्यवहार, क्लियर, उसका बिहेवियर कैसा है, ये सब जो है, ये जो बाहर से आपको जो ऑब्जर्वेशन आप करते हो किसी भी प्लांट या किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जो बाहर से आप देखते हो उसके सिम्पटम्स, उसी को कहा जाता है फिनोटाइप्स। आया ना समझ में? फिर नेक्स्ट आता है जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है? तो जीनोटाइप होता है किसी भी जीव के अंदर जो जेनेटिक उसका कॉम्बिनेशन होता है। क्लियर? जेनेटिकली जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को कहा जाता है उस जीव का या उस ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप। आया समझ में? जीनोटाइप मतलब जीन का कॉम्बिनेशन, फिनोटाइप मतलब एक्सटर्नल जितने भी कैरेक्टर हैं उनका स्टडी। तो ध्यान रखना, जीनोटाइप मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जीन का जो कॉम्बिनेशन रहेगा उसको हम कहेंगे जीनोटाइप, और जो उसकी मॉर्फोलॉजी रहेगी, जो बाह्य आकार की रहेगी, जो उसका रंग, रूप, लंबाई, लिंग, ये सब जो है ये क्या कहलाएगा? फिनोटाइप कहलाएगा। तो दोनों चीजें ध्यान रखना। फिर आता है प्योर वंश क्रम या प्योर लाइन। प्योर लाइन क्या होता है? तो प्योर लाइन हमेशा होमोजाइगस जो जीव होते हैं उनकी जो पीढ़ी होती है, मतलब उनकी जो प्रोजेनी रहेगी, संतान रहेगी, उसी को हम क्या कहेंगे? प्योर लाइन कहेंगे। क्लियर? प्योर लाइन के लिए होमोजाइगस पेरेंट होना जरूरी है। कैसा पेरेंट होना चाहिए? होमोजाइगस। होमोजाइगस मतलब जैसे ये मेल पेरेंट है और ये फीमेल पेरेंट है। आया ना समझ में? मेल और फीमेल, नर और मादा, दोनों कैसे हैं? होमोजाइगस है। तो होमोजाइगस जीवों की पीढ़ी जिसमें केवल एक ही प्रकार की संतति पैदा होती है, एक ही टाइप की प्रोजेनी आपको मिलती रहेगी। ये अपने फिनोटाइप और जीनोटाइप के लिए सत्य होती है, एकदम ट्रूथ प्रोजेनी होती है। जैसे मान लो ये लंबा पौधा है, ये भी लंबा पौधा है, ये आपका मेल है, ये फीमेल है, लेकिन क्या है? प्योर है। आया ना समझ में? और होमोजाइगस है, इसका गेमेट ये बनेगा, इसका गेमेट ये बनेगा। अब चूंकि होमोजाइगस है भैया तो एक ही टाइप का गेमेट बनेगा। ये देखो, ये होमोजाइगस जोड़ा है। होमोजाइगस का तो मैं पहले ही आपको बताया, अगर पेरेंट होमोजाइगस है तो उसका जो गेमेट बनेगा वो एक ही बनेगा। आया ना समझ में? तो ये गेमेट, ये दोनों के क्रॉस से जो संतान बनी, कैपिटल टी, सेम टू सेम अपने मेल और फीमेल के जैसी। आया ना समझ में? तो जब हम ऐसे ऑर्गेनिज्म के बीच में क्रॉस कराते हैं, जब दोनों के जो जीन्स होते हैं वो होमोजाइगस होते हैं, तब उनसे प्राप्त होने वाली जो जनरेशन रहेगी उसको हम कहेंगे प्योर लाइन। प्योर लाइन मतलब शुद्ध, बिल्कुल। आया ना समझ में? जैसे मान लो यहाँ पर ये लंबा पौधा है मटर का, शुद्ध, और ये भी शुद्ध लंबा पौधा है। एक को मेल माना, एक को फीमेल माना। इन दोनों के बीच में क्रॉस हुआ तो जो संतति या प्रोजेनी जो जनरेशन मिली आपको, वो 100% अपने मेल और फीमेल पेरेंट के समान ही रहेगी। और कैसी रहेगी? होमोजाइगस। जीनोटिपिकली ये अगर हम देखें, जीनोटाइप्स के अकॉर्डिंग भी देखें तो ये अपने जनक के समान है, पेरेंट के समान। और फिनोटाइप से भी अगर हम देखें तो ये भी शुद्ध लंबा है और इसके पेरेंट्स भी शुद्ध लंबे थे। तो जो प्योर लाइन में आपको जो प्रोजेनी मिलेगी वो जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों के लिए कैसी रहेगी? एकदम ट्रूथ या सत्य रहेगी, मतलब अपने जनक या पेरेंट के समान ही वो रहेगी। इसको कहा जाता है प्योर लाइन। लेकिन प्योर लाइन कब मिलेगी? जब उसके पेरेंट्स कैसे हो? होमोजाइगस हो। कैसे हो? होमोजाइगस। तभी आपको प्योर लाइन मिलती है। तो इस चीज को ध्यान रखना। फिर आता है नेक्स्ट व्युत्क्रम क्रॉस, जिसको रेसिप्रोकल क्रॉस कहा जाता है। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है?
तो जो इसमें जो दो क्रॉस होते हैं, दो क्रॉस को एक साथ किया जाता है, इसमें दो क्रॉस सम्मिलित होते हैं जो समान लक्षणों वाले किंतु विपरीत लिंग या सेक्स वाले होते हैं। कैसे? जैसे मान लो एक हमने लिया कैपिटल टी, ये हमने लिया मेल, इसका क्रॉस हमने कराया स्मॉल टी, ये है फीमेल। क्लियर? अब इसका गेमेट ये बनेगा, इसका गेमेट ये बनेगा। क्लियर? अब देखो प्योर है ना, तो गेमेट एक ही बनेंगे। ये कैपिटल टी प्योर है, ये स्मॉल टी प्योर है, गेमेट एक ही बनेगा। हमने क्रॉस कराया, हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं। अब यहाँ पर आपकी जो संतान मिलेगी वो कैसी मिलेगी? कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया था? कैपिटल टी को मेल माना था, स्मॉल टी को फीमेल माना था। अब इसी को हम क्या कर दें? रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम कर दें। व्युत्क्रम मतलब अब हम क्या करें? अब इसको हमने लिया था मेल, अब हम इसको क्या मान ले? इसको मान ले फीमेल। इसको हम मान लेते हैं फीमेल, और इसको हमने फीमेल लिया था, अब इसको मान लेते हैं मेल। क्रॉस कर दिया हमने। क्लियर? पहली बार हमने जो क्रॉस कराया तो कैपिटल टी को मेल लिया, स्मॉल टी को फीमेल लिया। दूसरी बार जब हमने इसी क्रॉस को कराया तो कैपिटल टी वाला जीन वाला हमने लिया फीमेल, और जो स्मॉल टी वाला जो फीमेल था उसको हमने किसके लिए सिलेक्ट किया है? मेल के लिए सिलेक्ट किया है। आया ना समझ में? तो यहाँ दो क्रॉस हम कर रहे हैं, लेकिन दोनों क्रॉस में हमने क्या है? दोनों के सेक्स जो है वो चेंज कर दिया। जो मेल था उसको फीमेल ले लिया बाद में, और जो फीमेल था उसको मेल ले लिया। आया ना समझ में? तो ये चीज ध्यान रखना भी है। व्युत्क्रम क्रॉस क्या होता है? जो दो क्रॉस होते हैं इसमें 2 क्रॉस इंक्लूड होते हैं, और इसमें क्या करते हैं? केवल हम जो उनके सेक्स होते हैं उन्हीं को हम क्या करते हैं? क्रॉस कर देते हैं, मतलब बदल देते हैं, एक दूसरे से क्या कर देते हैं? रिप्लेस कर देते हैं। जिसको मेल लिया उसको फीमेल, और जो फीमेल था उसको मेल कर दिया हमने। ठीक है ना? तो ये होता है व्युत्क्रम क्रॉस। फिर आता है जीनोम। तो जीनोम तो हम पहले भी काफी बार पढ़ चुके हैं भैया। जीनोम क्या होता है? तो जो क्रोमोसोम का जो अगुणित समुच्चय है या हैप्लॉइड नंबर है, उसी को हम क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। क्लियर? किसी भी जीव के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं तो हम जनरली क्या लिखते हैं? 2n लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 2n लिखते हैं। तो 2n इज इक्वल टू, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे हमने मक्का में ले लिया 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20 क्रोमोसोम है। अब अगर हम मक्का का जीनोम अगर देखेंगे तो जीनोम कितना हो जाएगा? n इज इक्वल टू 10। आया ना समझ में? मतलब गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स का जो हैप्लॉइड सेट होता है या अगुणित समुच्चय होता है, इसी को हम बोलते हैं जीनोम। क्लियर? और एक जनक से अनुवंशिकी इकाई के रूप में संतति में पहुंचते हैं, और किसी भी जीव का पूरा जीन अगली जनरेशन में नहीं जाता, उसका केवल जीनोम जाता है। जीनोम कैसे? जैसे अगर मैं बोल दूं भैया ये कैपिटल टी वाला, स्मॉल टी वाला, क्लियर? इसका जो गेमिट बनेगा टी, यहां पर 2n बराबर 2 जीन थे, लेकिन अगली जनरेशन में इसका जीनोम केवल एक ही जाएगा, एक ही टी जा रहा है। और इसमें भी अगर जैसे मान लो 2n बराबर कितने क्रोमोसोम? 2, तो नेक्स्ट इसका जो गेमिट बनेगा टी बनेगा, तो इसमें भी इसका जो जीनोम एक ही जाएगा, और अगली पीढ़ी में क्रॉस होके n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 वापिस क्या हो जाएगा? तो कैपिटल टी स्मॉल टी ये हो जाएगा 2n इज इक्वल टू 2। तो किसी एक जनक का जीनोम ही नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है। जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको कि ये जो मेल है इसमें 2n बराबर 2 क्रोमोसोम थे। क्लियर? लेकिन 2 के 2 पूरे नहीं जाएंगे, इसमें से एक जाएगा। इधर भी 2n बराबर 2 थे, तो जीनोम कितना हो जाएगा? 1। तो एक ही अगली पीढ़ी में जाएगा और वापिस नेक्स्ट जनरेशन में बैलेंस हो जाएगा, क्रोमोसोम वापिस 2n बराबर 2 हो जाएगा। आया ना समझ में? तो क्रोमोसोम का जो हैप्लॉइड नंबर होता है या अगुणित समुच्चय होता है, उसी को कहा जाता है जीनोम। और एक पेरेंट जो होता है, एक पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में केवल एक ही जीनोम जाता है। आया ना समझ में? ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम देखें, हाँ, F1 और F2 पीढ़ी, जिसको हम F1 एंड F2 जनरेशन कहते हैं। तो F1 और F2 जनरेशन क्या होती है? बहुत आसान है भैया। हम जब भी हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? या संकरण। संकरण का पहले हमको ध्यान रखना भैया, संकरण क्या होता है?
संकरण जो होता है जब हम जेनेटिकली दो डिफरेंट या अपोजिट टाइप के दो ऑर्गेनिज्म का क्रॉस कराते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। अगर हम सेम जीनोटाइप वाले जीवों का क्रॉस कराएंगे तो वो प्योर लाइन रहेगा, आया ना समझ में, प्योर लाइन होगा, जो कि हम पढ़ चुके हैं। अगर हम जेनेटिकली डिफरेंट टाइप के जिनका जो जेनेटिक मटेरियल वो डिफरेंट है, अलग अलग है, उनके बीच में अगर क्रॉस कराते हैं तो ही उसको हम क्या कहेंगे, तब हम उसको कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो पहले तो हाइब्रिडाइजेशन को हम समझते हैं। जैसे मान लो आपके पास जैसे मटर है, मटर का पौधा है, दो अलग अलग वैरायटी है। एक पौधे पर लाल कलर के फूल लगते हैं और मटर का एक या गार्डन पी का दूसरा प्लांट है, अलग वैरायटी डिफरेंट, उस पर आपके जो फूल लगते हैं वो वाइट लगते हैं। एक पर रेड कलर के फूल लग रहे हैं तो रेड कलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है वो कैपिटल RR, और व्हाइट कलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है वो स्मॉल RR है। क्लियर? तो यहाँ जेनेटिकली दोनों जो पेरेंट हैं वो डिफरेंट हैं, दोनों में जीन्स अलग अलग है, आया ना समझ में। अगर इनके बीच में हम क्रॉस कराएंगे तो इसको हम कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहेंगे? हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। ये है संकरण, आया ना समझ में। और इससे जो संतान मिलती है ये आपकी क्या मिलेगी, संतान कैपिटल R स्मॉल r, इसका गेमेट कैपिटल R बनेगा, इसका स्मॉल r गेमेट बनेगा, आया ना समझ में। तो ये जो पहली पीढ़ी मिली इसको कहा जाता है F1 जेनरेशन। क्या बोलते हैं? F1 जनरेशन, या पहली पीढ़ी कहते हैं। और इसी को कहा जाता है हाइब्रिड। इसी को क्या बोलते हैं? हाइब्रिड भी कहते हैं। क्लियर हुआ? तो कुल मिला के जेनेटिकली दो डिफरेंट जीनोटाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं तब इस क्रॉस को कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन से जो पहली या फर्स्ट जनरेशन आपको जो मिलती है इसी को कहा जाता है F1 जनरेशन या हाइब्रिड। और फिर F2 जनरेशन क्या होती है? अब हम F1 जनरेशन जो है ये आपकी F1 जनरेशन है। F1 जनरेशन में क्या कराएं? सेल्फिंग कराएं। सेल्फिंग मतलब स्वपरागण कराएं, मतलब इसका क्रॉस इसी से कराएं। तो जब इसका क्रॉस इसी से कराएंगे तो जो नेक्स्ट जनरेशन मिलेगी उसको कहेंगे F2 जनरेशन। मतलब ये RR और इसका क्रॉस हमने इसी से कराया, आया ना समझ में। तो जब हम इसका क्रॉस इसी से कराएंगे तो हमको जो जनरेशन मिलेगी उसको कहेंगे F2 जनरेशन। कैसे? तो हम लोग इधर करा लेते हैं भैया, ये और ये। क्लियर? ये हमने ले लिया, सेल्फिंग कराया। तो इसका अब ये हेट्रोजाइगस है ना, हेट्रोजाइगस जोड़ा। तो हेट्रोजाइगस अगर जोड़ा है तो जितने जोड़े होते हैं उसकी अगर हम तुलना करें नंबर्स ऑफ गैमेट्स से, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था, 2 की घात n गैमेट्स बनेंगे। तो यहाँ एक हेट्रोजाइगस जोड़ा है तो 2 की घात 1, 2 टाइप के, तो 2 टाइप के एक तो ये बनेगा और एक गैमेट ये बनेगा इसका, आया ना समझ में। ऐसे ये भी हेट्रोजाइगस जोड़ा कितना, 1 है, तो इसका गैमेट भी ये और ये बन गया। अब हम क्रॉस कराएंगे तो इसका क्रॉस पहले इससे कराया कैपिटल RR, फिर इसका क्रॉस इससे कराया कैपिटल R स्मॉल r। अब इसका क्रॉस हमने दोनों से करा दिया, अब इसको ले, इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो कैपिटल R स्मॉल r, और इसका क्रॉस इससे कराया तो स्मॉल r स्मॉल r। यहाँ हमको 4 संतान मिली। कितने पौधे मिले? 4 पौधे मिले। इन चारों पौधों को हम कहेंगे F2 जनरेशन। क्या कहेंगे? F2 जनरेशन हम इसको कहेंगे। तो F1 जनरेशन, हाइब्रिडाइजेशन से जो पहली संतान मिलती है उसको हम F1 जनरेशन कहेंगे। F1 जनरेशन में जब हम सेल्फिंग कराएंगे तो जो संतान आपको मिलेगी उसको कहेंगे F2 जनरेशन। तो इस चीज को ध्यान रखना। सीधा अभी यह संकरण से प्राप्त प्रथम संतति को हम F1 जनरेशन कहेंगे, और जब F1 पीढ़ी, यहां पर आपका क्या आ जाएगा? F1 या प्रथम जनरेशन में स्वपरागण जब हम कराएंगे तो हमको जो अगली संतान मिलेगी उसको हम कहेंगे F2 जनरेशन। इस चीज को ध्यान रखना। तो ये आपका था F1 और F2 जनरेशन। अब आता है पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर तो इसको हम कल पढ़ेंगे।
आज का इतना समझ में आया? थोड़ा थोड़ा आएगा, क्योंकि आगे जब हम क्रॉस पढ़ेंगे ना तब इन सब चीज़ों का उपयोग होगा। वहाँ पर फिर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि हम लोगों ने जो पहले जो डेफिनेशंस पढ़ी थी उसका मतलब क्या है और कहाँ इसका उपयोग करना है। ठीक है, हो गया क्लियर? थोड़ा थोड़ा तो आया समझ में? हाँ मेहता जी, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही आएगा, मुझे पता है, एकदम से थोड़ी आएगा, जेनेटिक्स से ही है। क्लियर? अभी तो आपको काफ़ी कुछ सिखाना है कि गैमेट कैसे बनेंगे, फिर बाकी सब चीज़ें जितनी भी आएगी वो, ये तो हम बेसिक पढ़ रहे हैं, आया ना समझ में? ये क्या है? बेसिक है उसका। ये जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक अगर मैं डायरेक्ट आपको क्रॉस और ये मेंडल के जितने भी एक्सपेरिमेंट थे डायरेक्ट बताने लग जाता तो आप सिर खुजा खुजा के पागल हो जाते कि ये F2 F1 ये क्या है, जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है, आया ना समझ में? तो पहले हम इनको समझते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ समझेंगे, फिर थोड़ा बहुत आपको समझ में जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उनके जो क्रॉस हैं मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड, तो वहाँ पर बाकी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ठीक है, मिलेंगे कल फिर।